बैंकिंग शेयर्स ने बाजार में बढ़ाई बिकवाली, 500 पॉइंट्स फिसला बैंक निफ्टी। वहीं 150 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ 25,000 के नीचे फिसला निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी प्रेशर, 5% से ज्यादा उछला इंडिया विक्स। सटीक पड़े आज के बिग स्टॉक्स, 4% से ज्यादा गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना एक्सिस बैंक, विप्रो और पॉलीकैब में 2% से ज्यादा का उछाल। सभी शेयरों पर किया गया था सटीक एनालिसिस। डिफेंस शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। साथ ही एनबीएफसीज, एफएमसीजी और फार्मा शेयर्स में भी गिरावट। साथ ही रियलिटी और ऑटो शेयर्स में भी नरमी। बाजार को पसंद आए टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजे, शेयर 3% से चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। कंपनी के एबिटा और मार्जिन में भी दिखा सुधार। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी के दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के आएंगे रिजल्ट। आवाज अनुमान के मुताबिक पहली तिमाही में 2% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। O2C कारोबार में अच्छी ग्रोथ संभव। जेएसडब्ल्यू स्टील और बंधन बैंक के नतीजों का भी रहेगा बाजार को इंतजार। नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। टीजीआईएफ बोलने की आज हमें नौबत नहीं लग रही है, बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड देखा जाए तो बाजार में जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे अर्निंग सीजन अपने पीक में है। रिजल्ट का रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है, जहां पे हमें अर्ली ट्रेडिंग सेशन में गेन्स देखने को मिल रहे थे। वापस से यहाँ पे जो बियर्स का जोश है वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार में स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए, किस तरीके से इसको देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, ये जानते हैं अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स। जी अमित सर, किस तरीके की स्ट्रैटेजी आज बनानी चाहिए अगर हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है? इस टाइम पे बियर्स बाजार में हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से ट्रेड ले, क्या रणनीति बनाए? देखिए कंचन जी, दिक्कतें तो काफी हैं। पिछले 2-3 सेशंस में हमने देखा था कि निफ्टी ने एक रिकवरी करने की कोशिश की थी, बट वो 10 और 20 डेमा पे रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि लगभग 25,100 और 25,200 के लेवल्स पे प्लेस्ड है। कल के सत्र में भी हमने देखा कि थोड़ा सा एक नेगेटिव रिएक्शन था, नेगेटिव फ्लोज था, और आज के सत्र में तो एक रेंज ब्रेकडाउन हो गया है। सपोर्ट की बात करें, जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं, तो 24,932 के आसपास हमारा 50 डेमा आता है, लगभग 20 पॉइंट यहाँ से। क्लोजिंग बेसिस में अगर वो टूटता है तो देन आई थिंक इट विल बी अ ब्रेकडाउन, क्वालिफाई एज अ ब्रेकडाउन, और उसके बाद हम प्रोबब्ली 24,800 24,750 तक के भी भाव देख सकते हैं। इंट्राडे पर्पसेस के लिए अब फिलहाल इन लेवल पे मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वी आर नियर द 50 डेमा सपोर्ट, जो कि जैसा कि मैंने कहा 24,932 के आसपास है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंट्राडे पुल बैक आता है 50, 60, 70 पॉइंट का, तो डेफिनेटली फिर वहां एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑन राइज रणनीति में हम शॉर्ट कर सकते हैं। इन दैट केस आवर रिस्क रिवॉर्ड विल बी फेवरेबल। बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन विजिबल है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी से बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि अभी भी ये 50 डेमा के ऊपर है। जिनकी पोजीशंस यहाँ पे पोजिशनली हैं, अगर 55,940 टूटता है तो 50 डेमा टूटेगा और काफी दिक्कतें यहाँ पे भी बढ़ेंगी, ऑलरेडी दिक्कतों में है। तो यहाँ पे भी रणनीति ये है कि कोई भी उछाल आए टुवर्ड्स 56,400 इंट्राडे, तो एक 50-100 पॉइंट के निफ्टी के स्टॉप लॉस के साथ उसे शॉर्ट करें। तो दोनों ही इंडेक्सेस में इंट्राडे के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति है। सेल ऑन राइज की रणनीति आपको अपनानी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही थोड़ा भी प्रेशर और कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, अभी आपके स्क्रीन पर होगा 7045220000। ये वो नंबर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सीएनबीसी आवाज़ को, मुझे, कंचन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। प्रेम शर्मा जी जुड़ रहे हैं जयपुर से। प्रेम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, सवाल आपका। हाँ मैम, मेरे पास क्या है कि 1 साल पहले से IRFC के शेयर हैं 800, जो मैंने 170 पे खरीदे हुए थे, और मैं उसके बाद देख रहा हूँ कि IRFC कंटिन्यू गिरता जा रहा है और अभी वो 135-40 के रेंज में चलता है, इसके ऊपर कभी जा नहीं रहा है। थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए।
ओके, जब 212 तक गया था पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की नहीं थी आपने, 800 क्वांटिटी नहीं, आपने एज मैंने इट इज उसके रखा हुआ है। 212 जब था उसके बाद लिया था मैंने। अच्छा ठीक है, तो 180 की खरीद, 170 की इनकी खरीद है और 133 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। 36 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं आईआरएफसी में। काफ़ी पेशेंस टेस्ट तो किया है रेलवे स्टॉक्स ने पिछले 1 साल से। अमित जी, पिछले 6 महीने में देखें तो आप 8% से ज़्यादा गिरा और इस साल में अब तक 10% से ज़्यादा की गिरावट। पिछले साल भी 34% से ज़्यादा की गिरावट। पेन तो है आईआरएफसी में, चार्ट्स में कुछ स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, लॉस में है, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया जी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वीकली चार्ट्स जो थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट्स होते हैं और डेली चार्ट्स नियर टू शॉर्ट टर्म चार्ट्स है, दोनों ही चार्ट्स वीक हैं। डेली चार्ट्स की बात करें तो कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भी पुल बैक आता है तो वो प्रीवियस जो लोअर हाई है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि इस बार जो वापस ड्रैग आया स्टॉक में, स्टॉक ने वंस अगेन अपना 10 और 20 इनफैक्ट सारे की मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर दिए हैं। इसका एक पिवट लो आता है 131 के आसपास, वो टूटेगा तो मेरे ख्याल से दिक्कतें और बढ़ेंगी। यहाँ पे गिरावट हम और देख सकते हैं। तो सलाह यहाँ पे यही है, जैसे कि इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 30-32 रुपए का नुकसान है, तो कोई भी उछाल है जहाँ पे इनका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, उछाल में आईआरएफसी से आप एग्जिट ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, प्रयागराज से उदित जी हमारे साथ जुड़े हैं। उदित जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी एक्सिस बैंक में बाइंग है 120 शेयर 1170 पे, तो शॉर्ट टर्म में ये इसमें क्या किया जा सकता है? ओके, कल इसके नंबर्स भी आए हैं। नंबर्स में एक पेन देखने को मिला है कंपनी की। बैंक की अगर एसेट क्वालिटी की बात करी जाए तो वो डेट्रॉइट होती हुई नजर आई है और सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आज स्ट्रीट में भी देखने को मिला है, करीबन 5% की कमजोरी। बट अमित सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से प्लेस दिखाई दे रही है चार्ट्स पर? देखिए जी, फिलहाल तो आज के प्राइस एक्शन के बाद स्टॉक वीक है। स्टॉक ने गैप के साथ अपने काफी की सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस किया है। लगभग 1140-50 के आसपास एक इसका सपोर्ट था, वो ब्रेक किया है। ये बात सही है कि नीचे के लेवल से हम एक इंट्राडे रिकवरी जरूर देख रहे हैं, क्योंकि इस गैप डाउन के बाद स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया था। तो मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने देखा, इनका 30-40 रुपए का लॉस है। एक पुल बैक यहाँ पे जरूर आ रहा है बिकॉज इट इज एन ओवरसोल्ड स्टॉक, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है। इस पुल बैक में जितना आपका लॉस कम हो, आप उस उछाल में इसको बेचिए और एग्जिट करने की कोशिश करें। एक्सिस बैंक एग्जिट करने की राय फिलहाल 1107 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और रिजल्ट के बाद टूटता हुआ गिरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो देखते हैं। निर्णय जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। निर्णय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से बोल रहा हूँ मैडम। स्वागत है आपका सीएमसी आवाज पर। सवाल जी। जी हाँ, मेरे पास जियो फाइनेंस से 100 शेयर है मैडम, 217 रुपए में लिए थे। मुझे और लेना है मैडम, ऐड करना है। ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैडम। 1 से 2 साल मान लें? हाँ, 1 साल मैडम। ठीक है, तो 217 की इनकी खरीद है, 314 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। 100 रुपये के करीब करीब प्रॉफिट में है। थोड़ा आज देखिए इस पर्टिकुलर काउंट पर रिजल्ट के बाद दबाव देखने को मिल रहा है। डे लो के आसपास 1% से ज़्यादा गिरकर जियो फाइनेंस कारोबार करता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट तो ठीक थे, लेकिन क्या लग रहा है चार्ट्स पे अमित जी, जियो फाइनेंशियल 1 महीने में 10% के करीब करीब इसने रिटर्न दिया है। अब चार्ट्स पे कैसी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है 1 साल के लिहाज से? क्या ऐड करना चाहिए इनको, क्योंकि सवाल इनका यही है, और ऐड करना चाहता है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट इस लिहाज से? जी देखिए श्रेया जी, जियो फाइनेंशियल के चार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द ओनली थिंग दैट इज हियर इज कि स्टॉक नीचे के लेवल से काफी रनअप कर चुका है। अगर आप 1.5-2 महीने पुराना चार्ट देखें तो इसने बेस लगभग 240-50 रुपए के आसपास बनाया था और वहां से हमने अच्छी खासी तेजी देखी, लगभग 336 तक इसका प्राइस गया था। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा ब्रेक किया है, तो देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ये ट्रैक 290 से लेकर 295 तक नीचे स्टॉक आ जाए, वहां पे हम इसको रीअसेस करेंगे। तो एक तरह से अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर मुनाफा बांधना है तो मुनाफा बांधिए, और पोजीशन है लेकिन अगर ऐड करनी है तो दैट वी कैन ओनली कंसीडर है 290 के लेवल्स। 219 के लेवल पर अगर आप को एवरेजिंग करनी है तो ये सलाह है, लेकिन थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं ना अमित जी? जी, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंस हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी है आपको तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दर्शक कहाँ से जुड़े हैं। दिल्ली से ब्रिजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। जी आपका सवाल। मैडम मेरे पास 10 शेयर हैं हुंडई मोटर्स के एट 1850। ओके। हाँ जी, और 200 शेयर हैं बीएससी के एट एन एवरेज रेट ऑफ 200। 200 के भाव पे है बीएससी। नहीं सॉरी 75 शेयर एट द एवरेज रेट ऑफ 200। ओके ठीक है। शुरुआत हुंडई मोटर्स के साथ कर लेते हैं। जून का अगर जुलाई का अगर डेटा देखें सेल्स का तो नंबर पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। पिछले एक हफ्ते में भी काफ़ी अच्छा रनअप दिखा है और 52 हफ्ते के आसपास ही ये होवर करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि खरीदारी के भाव से अच्छे गेन्स हो गए हैं। बट आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से प्लेस दिखाई दे रही है अमित सर? जी कंचन जी, अगर हुंडई मोटर का चार्ट देखें तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। इट्स अ परफेक्ट आईपीओ बेस। एक आईपीओ बेस बना के स्टॉक लगभग 20 जून के आसपास इसने एक ब्रेकआउट दिया था ऑन वॉल्यूम्स। ब्रेकआउट लेवल इसके लगभग 2000 रुपए के थे। उसके बाद स्टॉक ने लगभग 2260 रुपए का एक हाई बनाया और करंटली पुल बैक मोड में है। तो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 2040 के लेवल्स इंटैक्ट है पोजिशनली, इट कैन रीच द रीसेंट हाइज एंड गो बियॉन्ड ऑल्सो। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को बाय लिस्ट में रेकमेंड किया हुआ है। ओके, हिंडाई मोटर्स पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाए। निचले स्रोत थोड़ी बहुत रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है लेकिन 0.25% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। ईसी मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ जी, स्वागत है आपका सवाल सर। मैं जी शिपिंग का शेयर परचेज किया हुआ है 1 साल पहले का, 10 शेयर सिर्फ है 1482। दूसरा शेयर में आया है टेल्को का, वो भी कई 1 साल का बाई किया हुआ है 10 शेयर्स एट 1156। और तीसरा तेजस नेटवर्क का है अलाउ करेंगे तो 10 शेयर वो भी है 1337। इस पर होल्ड करें, इसको हम लॉस बुक करके निकल जाएं। ठीक है मिश्रा जी, समय का थोड़ा अभाव है और कतार में हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं सवाल पूछने के लिए, तो एक ही सवाल मैं एड्रेस कर पाऊंगी। जी शिपिंग लेते हैं आपकी सवाल। 1482 की खरीद है, 984 पे कर रहा है कारोबार, लॉस में है आप और ठीक ठाक लॉस हो रहा है आपको। 496 प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं ये अमित जी। जी शिपिंग, और हालांकि बीच में हमें एक रैली तो देखने को मिली थी इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब कैसे चार्ट्स पे प्लेस्ड 1420 तक गया था, काफ़ी हाई साइड की इनकी खरीद हो गई है, करना क्या चाहिए? जी देखिए, पहले तो इनका रिक्वेस्ट है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि अगर रिटेलर्स को इतना बड़ा लॉस हो तो देख के स्क्रीन में दुख होता है। स्टॉक मार्केट है, प्राइस नीचे आ ही सकता है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हैविंग सेड दैट, मैं कहूंगा कि अब ये जगह नहीं है कि जहां पे आप लॉस बुक करें। स्टॉक ने ऑलरेडी एक राउंडिंग बेस जरूर बनाया है, अपने की मूविंग एवरेजेस 200 डेमा के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। ये बात सही है कि रैली आई थी, फिलहाल मोमेंटम नहीं है, लेकिन हम इसे एक साइडवेज कंसोलिडेशन के हिसाब से क्वालिफाई करेंगे। मोमेंटम कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बेस इन प्लेस है, तो थोड़ा पेशेंटली होल्ड करिए। आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 950 रुपीज का लगा के रखें और स्टॉक को होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय जी शिपिंग के ऊपर। तो कल हमने देखा कि इंडियन होटल्स के नंबर्स आए हैं। नंबर्स पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ और साथ ही साथ सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज जी जुड़ गए हैं। अनुज सर, ओवर टू यू। थैंक यू कंचन। और पहली तिमाही में इंडियन होटल्स के अच्छे नतीजे रहे हैं। Q1 में कंपनी की आय करीब 32% और मुनाफा 36% बढ़ा है। EBITDA ग्रोथ भी 28% से ज़्यादा रही है। हालांकि मार्जिन में हल्का सा दबाव रहा। ऑक्यूपेंसी भी फ्लैट रही है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पुनीत चटपाल। पुनीत जी गुड मॉर्निंग। पुनीत जी, आपके नंबर्स पर आऊँ इससे पहले 2-3 दिन पहले आपने वो अनाउंसमेंट की थी, वो EL होटल्स को लेकर, वो जो ताज बैंडस्टैंड जो आ रहा है, उसको जरा एक बार समझा सकें, थोड़ा सा वो हाइजीन इशू आउट ऑफ द वे करते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट न्यूज़ थी, तो वो क्यों किया आपने और उसका एक रैशनल दे सकें तो। थैंक यू अनुज जी। वो EL का जो अनाउंसमेंट थी उसमें हमारा वो IOD जिसे कहते हैं, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल आया था, उसके लिए हमें उसके पैसे जमा करने थे। दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट प्रिंसिपली अप्रूव हो चुका है। उसके बाद हमें CRZ अप्रूवल मिला, उसके बाद MOEF से अप्रूवल मिला और अब हम कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के इंतजार कर रहे हैं ताकि कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट हो सके। तो ये CC आने में कुछ महीने और लगेंगे। प्लस
हमने एक्स्ट्रा हाइट के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का डिसीजन एंड ऑफ जुलाई तक आ जाएगा। तो अगर वो एक्स्ट्रा हाइट मिलती है तो उससे 1-2 फ्लोर्स और ऐड हो सकते हैं बिल्डिंग में, विच विल मेक इट मोर प्रॉफिटेबल। तो बहुत आइकॉनिक एसेट है, बहुत ही आइकॉनिक उसकी प्लानिंग हमने की है, एंड होपफुली इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट आफ्टर वेटिंग 17 साल के बाद ये एंड ऑफ दिस ईयर या चौथे क्वार्टर में शुरू हो सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है पुनीत जी, क्या जैसे ताज लैंड्स एंड के जैसे सारे रूम सी फेसिंग है, ये उसके ठीक सामने बनने जा रहा है? और एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आपने एक अर्जी भी दी है कि एक रास्ता बनाया जाए जो सीलिंग से उसको कनेक्ट कर सके, क्योंकि वहाँ जाने के लिए थोड़ा पूरा घूम के जाना पड़ता है, वो लीलावती हॉस्पिटल से पूरा घूम के। तो क्या कुछ वो रास्ता बनाने की बात चल रही है जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए? ये बिल्कुल सही सवाल है। हमने कोई ऐसे एप्लीकेशन नहीं दी, गवर्नमेंट ने अपने आप ही ये प्लान किया है, बिकॉज वो लीलावती के आसपास काफी ब्लॉकेज आ जाती है। तो देयर इज अ वे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको कनेक्ट करने के लिए, प्लस उसको कोस्टल रोड से भी कनेक्ट करेंगे। तो दैट प्लान द बीएमसी के पास है, वो वाला जो प्लान है। और ताज लैंड्स एंड के किसी भी रूम से कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा व्यू का। इसका डिजाइन हमने इस तरीके से किया है कि द व्यूज दोनों होटल के जो है उनको दोनों होटल्स में सी व्यू मिलेगा और प्रॉपर व्यू मिलेगा। दैट इज द आर्किटेक्चरल मार्वेल जिसे हम कहते हैं, जो हमारे मुंबई के आर्किटेक्ट्स ने इसके साथ बना के किया है। नहीं, बिल्कुल, वो तो खैर है, आपकी जितने भी मुंबई की प्रॉपर्टीज़ हैं सब में वो ऑब्वियसली दिखाई देता है वो। अच्छा, एक टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं आप? आपने अपनी कमेंट्री में कहा कि जो रिजल्ट्स की कमेंट्री थी कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर था, वो ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट आया, लेकिन क्या ओवरऑल जो आपके एग्रेसिव टारगेट्स थे FY26 के, वो भी इंटैक्ट हैं? इंटैक्ट ही नहीं है। हो सकता है कि हम आने वाले 5-6 महीने में इसका गाइडेंस रिवाइज कर दें अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नहीं, बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव है। बट हेडविंड्स हमारे सेक्टर में जब भी आएंगे, कोई भी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आएंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इस सेक्टर पे। बट सेक्टर इतना रिजिलियंट है, जिसको बंद भी कर दिया था कोविड के समय में कंप्लीटली, वो कितनी तेजी से वापस आया है, दैट इज द बेस्ट प्रूफ विच वी कैन गिव फॉर द सेक्टर। तो हमारी जो गाइडेंस है वो अभी भी टॉप लाइन डबल डिजिट ग्रोथ किया। हमारा बेस बढ़ता जा रहा है हर साल, फिर भी हम कह रहे हैं टॉप लाइन डबल डिजिट करेंगे। हमारे मार्जिन्स ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने 35% पे खत्म किया, 35% एबिटा मार्जिन विद इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज काफी सॉलिड है, काफी हाई है। तो वी ऑल्सो होप कि हमारा मार्जिन प्रोटेक्शन भी रहेगा। तो आई थिंक आने वाले समय में भी, बिकॉज हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन की है, जो हमने अपने पूरे रेवेन्यू की, नए बिजनेसेस जो शुरू किए हैं, जो हाई मार्जिन बिजनेस है, सबकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मेरे मन में कोई ऐसा डाउट नहीं है कि व्हाई वी विल नॉट अचीव और ओवर अचीव द टारगेट दैट वी हैव गाइडेड ऑन। बिल्कुल, उन्हीं में से एक वर्टिकल की बात करते हैं, जो आपका क्यूमेन बिजनेस है, उसमें आगे किस तरीके का एक्सपेंशन का प्लान है और वहां पर आप किस तरीके की ट्रैजेक्टरी देखते हैं? क्यूमिन जो बिजनेस है उसकी जीएमवी ऑलमोस्ट 100 करोड़ पहुंचने वाली है। यही हमने शुरू किया था 25 जून 2020 में एट द पीक ऑफ कोविड, और नाउ जो चीज एक होम डिलीवरी से शुरू हुई थी, इट इज इवॉल्व्ड इनटू अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है हमारे जिंजर होटल्स के साथ, प्लस होम डिलीवरी भी साथ साथ चल रही है क्यूमिन ब्रांड में। एंड अब हमने क्यूमिन बिग बास्केट के साथ बैंगलोर शहर में एज ए एक्सपेरिमेंट डार्क स्टोर्स में भी शुरू किया है, तो विच इज 10 मिनट डिलीवरी। तो क्यूमिन ब्रांड एज एन इकोसिस्टम बहुत अच्छे से इवॉल्व हुआ। जो एक बहुत छोटे स्केल पे शुरू किया था, आज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100 करोड़ जीएमवी क्रॉस कर चुका है। इन फ्यूचर इसको अलग से लिस्ट करने का प्लान है क्या, कंसिडरिंग मार्केट की जो फैंसी है न्यू एज बिजनेसेस को लेकर, इटर्नल हो या बाकी के बिजनेसेस हो? नहीं, आप गर्दन शेक कर रहे हैं पहले से ही।
से कोई प्लान्स नहीं है कि जिंजर को अलग लिस्ट कर दो या क्यूमिन को अलग लिस्ट कर दो. दे आर ऑल वैल्यू एक्रेटिव टू IHCL और अभी हमारा इसका ना प्लान तो बहुत दूर की बात है, इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं, बट इट्स गुड आपने पूछ लिया तो हमने डायरेक्ट आंसर भी देने का हमें मौका. हाँ नहीं, मैं सोचा डायरेक्टली आपसे ही पूछा जाए. और अच्छा एक बात बताइए, ये जो अब आपकी ऑक्यूपेंसी है ये कैसी रही मेन ताज ब्रांड में और आपके जिंजर ब्रांड में, और यहाँ पर आपका आउटलुक क्या है, विजिबिलिटी क्या दिख रही है आपको? ताज की जो ऑक्यूपेंसी है बहुत अच्छी है. बहुत मार्केट्स में ताज का जो पेनिट्रेशन लेवल है इज मोर देन 50% ऑफ द एवरेज ऑफ द मार्केट. जिंजर में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, बट अभी जिंजर में और इम्प्रूवमेंट आएगा आने वाले क्वार्टर्स में, आप देखेंगे. दैट्स हाउ जिंजर जो ब्रांड था एक जमाने में, मतलब आज से 5 साल पहले जो जिंजर का टोटल रेवेन्यू होता था, आज जिंजर का एबिटा हो गया है. तो उसमें ऑलमोस्ट 300% हमारे टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज आया 5 साल में, और आगे भी आता रहेगा. उसका चेंज जो हमने किया बिजनेस मॉडल, इंस्टेड ऑफ कैपिटल लाइट हम इंस्टेड ऑफ एसेट हैवी, हमने उसके लिए कैपिटल लाइट मॉडल शुरू किया. हम ज्यादा प्रॉपर्टीज रेवेन्यू शेयर पे लेते हैं, तो और काफी ट्रॉफी एसेट्स एंड ट्रॉफी लोकेशंस में हम लोग जा रहे हैं, तो स्पेशली एयरपोर्ट. सो उससे ऑक्यूपेंसी लेवल जिंजर में जल्दी से बढ़ेगा. ताज 100 साल से एक आइकॉनिक ब्रांड है एंड इट इज डूइंग सो वेल, तो उसको मेंटेन कर ले और थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहे, वो काफी है. बट जिंजर में काफी इम्प्रूवमेंट और आपको देखने को मिलेगी. ओके अच्छा, एक जो आपका गोवा में बहुत सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट रहा है विलास को लेकर, वो बाकी जगह भी आप प्लान करेंगे? क्योंकि बहुत लोग अब वेकेशन पर जाते हैं तो प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा बिग बंगलो स्टे या विला स्टे टाइप का कुछ लिया जाए. आमा इज द नेम हमारा जो होम स्टे. आमा का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 300 विलास पे पहुंच चुका है, 300 विलास. उसमें से अभी सिर्फ 140 ऑपरेशन में, किसी में फिनिशिंग चल रही है, किसी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी में अभी लाइसेंसिंग की इंतजार हो रही है, सो दैट वी कैन ओपन प्रॉपरली. ये बहुत अच्छा मॉडल था. ये भी हमने कोविड के समय में शुरू किया था और बिना किसी कैपिटल के. तो हम अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करके इनकी सर्विसिंग करते हैं. ये भी एक मॉडल है. जैसे जैसे इंडिया विल बिकम लार्जर इकोनॉमी, नंबर 3 इकोनॉमी बनेगी, जैसे पर कैपिटा इंक्रीज होगी, इस तरह लोगों के सेकंड होम्स एंड विलास इंक्रीज होंगे. और बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इन ताज, इन अ टाटा ग्रुप कंपनी, हमें वो लोग देंगे मैनेज करने को. तो ये बिजनेस आने वाले 5, 7, 8 साल में काफी बड़ा बिजनेस बन सकता है. एक आखिरी सवाल, आपके पास काफ़ी कैश है बुक्स में, कोई और एक्विजिशन प्लान है आपका, या इसको अभी आप मतलब इसमें अभी कोई सोचा नहीं है आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है. हम रोज सोचते हैं और रोज इवेल्युएट करते हैं. बिकॉज हमारे पास कैश है और हमारा डेट है नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है. एक जो छोटा सा अमाउंट बचा है डेट का लंदन में, वो जैसे हमें RBI का परमिशन मिलेगा हम वो भी पे ऑफ कर रहे हैं. तो वील बी एब्सोल्युटली डेट फ्री कंपनी एंड वी आर नेट डेट फ्री ऑलरेडी. बट जो कैश है उसको हम या तो कंपनी ओन प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे हैं, या अगर कोई भी एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी आती है तो हमारे पास काफी कैश भी है, प्लेटफॉर्म्स भी हैं एंड डेट लेने की कैपेसिटी भी है टू यूज दैट अमाउंट. पर जो भी हम करेंगे बहुत डिलिजेंट तरीके से करेंगे, और तभी करेंगे अगर हमारे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स के साथ एक आइडियल फिट बन सके. ऑलराइट पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू अनुज जी, थैंक यू. चलिए, तो ये बात हुई इंडियन होटल्स की मैनेजमेंट से. आज भी स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन. श्रेया कंचन, बैक टू यू. बिल्कुल, आज में स्टॉक में अच्छा रिएक्शन और मैनेजमेंट की कमेंट्री आपने सुनी होगी, काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे. इंडियन होटल्स का चार्ट रखिए स्क्रीन पर, डी हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा. रिजल्ट भी अच्छे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी. नियर टर्म को लेकर थोड़ी कंसर्न है, लेकिन स्टॉक डी हाई पर. अमित जी, इंडियन होटल्स देखिए, यहाँ से क्या करना चाहिए? अब चेस करने लायक लग रहा है ये स्टॉक जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है? क्या इन स्तरों पर खरीदारी की जाए, और जिनके पास है वो क्या होल्ड करें, और एवरेजिंग की सलाह होगी क्या? 3 सवाल.
जी देखिए, जगह बहुत अच्छी है। 740 750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। प्राइस और आरएसआई का अगर हम चार्ट देखें तो वहां पे एक डाइवर्जेंस है। मुझे लगता है यहाँ पे 740 750 के पास एक बॉटम इन प्लेस है। आई थिंक यहाँ से चार्ट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे पर्सनल व्यू यहाँ पे ये है कि 800 से 820 तक के लेवल्स पॉसिबल है, अगर पोजिशनली कोई 2 हफ्ते के लिए इसे होल्ड करे। स्टॉप लॉस हमें 730 रुपीज का लगाना है। ओके, तो ये थी राय इंडियन होटल्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों की तरफ बढ़ा जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्विच किया जाए। मनीष जी का सवाल आया है अमित सर अशोक लेलैंड के ऊपर। इनके पास अशोक लेलैंड के उन्होंने क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, लेकिन प्राइस मेंशन किया है, दैट इज 251 251 रुपए की खरीद है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ से ये ऑलरेडी गिर गया है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? जो ये टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं दैट इज अराउंड 1 ईयर। जी 251 कह रहे हैं। मैंने कॉर्पोरेट एक्शन से पहले इनका प्राइस लगभग 245 रुपए का है, तो 5-6 रुपए का इनको लॉस है इस इन्वेस्टमेंट में। मेरी सलाह है कि एक बार कोई भी इंट्राडे उछाल है तो निकल जाए। एज सच स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार अच्छी खासी रैली स्टॉक में आ गई थी और स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा ब्रेक कर दिया है। तो जिस हिसाब से ड्रैग आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे 120 119 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार निकल जाना चाहिए। नीचे के लेवल्स में 115 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे हम री एंट्री बना सकते हैं अशोक लेलैंड में। ओके, 115 का सपोर्ट, वहाँ पे री एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अशोक लेलैंड पे अपनाएं। अमित जी, क्या प्लान है आज फ्राइडे नाइट, सैटरडे, संडे, वीकेंड प्लान? अभी कुछ सोचा नहीं है, लेट्स सी। जी मैंने भी कुछ नहीं सोचा। इनफैक्ट रेस्ट करने का मेरा इरादा है। कंचना, आप क्या सोच रही हैं? लेट्स सी। ये अमित सर के कोर्ट में है इनफैक्ट। चलिए अमित जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार मेरे साथ फिर से जुड़िए खिलाड़ी नंबर 1 में।